नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। लिखने एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन जारी। हाईकमान के बुलावे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक दिल्ली तलब। बैठक में तमाम दिग्गजों के साथ होंगे शामिल। उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री होगी द कश्मीर फाइल फिल्म्स। कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी ने दिए मुख्य सचिव को निर्देश। नवनिर्वाचित विधायक चंदन रामदास ने मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी बताई मजबूत। कहा, एससी कोटे को मिलेगी प्राथमिकता, संगठन पर जताया विश्वास। और एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बीजेपी कांग्रेस समेत निर्दलीय विधायकों पर कई आपराधिक मामले। खास रिपोर्ट में देखिए पूरा माजरा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री किए जाने के बाद अब उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को राज्य में इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के लिए कहा है। इसके बाद उत्तराखंड में भी फिल्म को टैक्स फ्री किया जा सकता है। इस फिल्म में कश्मीर पंडितों पर हुआ अत्याचार और उनके पलायन की त्रासदी को दिखाया गया है। भाजपा शासित 7 राज्यों में अब तक इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। उत्तराखंड में चुनाव बीत गए हैं। भाजपा ने इतिहास भी दोबारा रच दिया है, जनादेश भी हासिल कर लिया है। जनता ने भी अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया है। अच्छी बात है कि प्रदेश में बीजेपी दोबारा सत्ता बनाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना है वो कितने दूध के धुले हैं, या फिर उन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? नहीं ना? चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2022 की बिसात में भाजपा को जनादेश। 47 सीटों पर बीजेपी का प्रचंड बहुमत। 19 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। जनता के चुने प्रतिनिधि कितने हैं दूध के धुले? कितनों पर दर्ज हैं आपराधिक रिकॉर्ड? कईयों पर गंभीर मामले तक हैं दर्ज। 10 मार्च को आए चुनावी नतीजों में भाजपा को 47 सीटों पर मिले प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी ने इतिहास रच डाला है। दोबारा सत्ता बनाने की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर नेताओं ने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है। मगर आपको ये जानना जरूरी है कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुनकर विधानसभा की दहलीज पर पहुंचाया है, आखिर वो कितने दूध के धुले हैं, या ये कह लीजिए कि उनका क्राइम रिकॉर्ड कैसा है। जाहिर है कि आप में से कईयों को ये तक नहीं पता होगा कि जिनको आपने विधायक के तौर पर चुना है वो आपराधिक मामलों से घिरे हैं। 2022 की बिसात में भाजपा के विजयी 47 विधायकों में से 5 एमएलए पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित हैं। तो इसी चुनाव में कांग्रेस के 19 विजेता विधायकों में से 4 यानी कि 21% और 2 निर्दलियों में से 1 निर्दलीय विजेता के ऊपर भी गंभीर मामले दर्ज हैं। चलिए अब आपको उन जनप्रतिनिधियों के बारे में बताते और दिखाते हैं। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय नवनिर्वाचित विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ 13 गंभीर केस दर्ज है। उमेश कुमार के खिलाफ आईपीसी धारा 386, 388, 120B, 427, 420, 506, 386, 387, 467, 468, 471, 500, 468, 471, 506, 504 जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 5 मामले धोखाधड़ी से संबंधित हैं। बकौल उमेश शर्मा पर दर्ज मुकदमों को लेकर उनका ये कहना है कि 2017 से 2022 तक बीजेपी सरकार और बंगाल में राजनीतिक षड्यंत्र के इरादे से उन पर दर्ज किए गए हैं। उमेश शर्मा पर राजद्रोह का मुकदमा भी सरकार ने दर्ज कराया। हरिद्वार जिले के अंतर्गत मंगलौर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित बसपा के विधायक सरवत करीम अंसारी के खिलाफ धारा 147, 323 और 188 के तहत वर्तमान में 2 मुकदमे दर्ज हैं। हरिद्वार के ही रुड़की विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धारा और आईपीसी सेक्शन 882 के तहत मुकदमे दर्ज हैं। ये तो महज हरिद्वार जिले के नवनिर्वाचित विधायकों की तस्वीर से हमने आपको रूबरू कराया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो 5 विधायक कौन से हैं जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। अगली रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
विधायकों का जो ये आपराधिक रिकॉर्ड है वो हमने आपको जो दिखा रहे हैं, असल में ये एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के मुताबिक है। अपराध रिकॉर्ड में सिर्फ भाजपा के ही नहीं विधायक शामिल है, बल्कि कांग्रेस के भी कई विधायक इस लिस्ट में आते हैं। हालांकि दर्ज मुकदमे अभी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास वो सब दस्तावेज मौजूद हैं जिनके आधार पर हम आपको विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि कौन से विधायक पर कितने और किन किन धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। रुद्रपुर विधानसभा से निर्वाचित बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 341, 353, 332, 504, 506, 336 और 511 जैसे धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उधर गदरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ आईपीसी धारा 147, 353, 340, 500, 353, 153A, 295, 268 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो हरिद्वार के रानीपुर बीएचएल से बीजेपी विधायक आदेश चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 323, 342, 365, 120B, 193, 385, 506 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक महेश जीना के खिलाफ धारा 353, 504, 506, 427, 323, 341 समेत 34 जैसे धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उधर उत्तरकाशी जिले के पुरोला सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ आईपीसी धारा 452, 323, 504, 506, 34 और 147 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी के खिलाफ आईपीसी धारा 332, 504 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट सीट से बीजेपी विधायक विशन सिंह चुफाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 सेक्शन 51B धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज हैं। भाजपा के साथ एडीआर की लिस्ट में क्राइम रिकॉर्ड में कांग्रेस विधायक भी शामिल हैं। हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक सुमित्र देश के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 147, 703, 411, 420, 434, 447, 120B, 389, 353 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा सीट से कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान के खिलाफ 147, 332, 353, 153A, 295A और 268 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उधम सिंह नगर के बाजपुर सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य के खिलाफ भी धारा 147, 323, 504 और 506 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उधम सिंह नगर की किच्छा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के खिलाफ आईपीसी धारा 188, 270 और सेक्शन 51B के तहत मुकदमा दर्ज है। साथ ही हरिद्वार जनपद के अंतर्गत पुरान कलियर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के खिलाफ आईपीसी धारा 269, 270, 188, 51B, 51E जैसे मामले में 4 मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों पर दर्ज मुकदमों को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। ऐसा तो कोई विधायक हमारे वहाँ नहीं है जिनके ऊपर आपराधिक मामले हों, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद या जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता का आशीर्वाद उन लोगों को मिला है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ कहने सुनने के लिए बाकी रह जाता है। ऐसा जनता सब जानती है कि झूठे मुकदमे हैं। तो आपको पता है जब हम राजनीति में आते हैं तो आजकल तो एक प्रणाली बन गई है कि पहले किसी के साथ भी गलत हरकत करो, फिर क्रॉस FIR दर्ज करा दो, जिससे कि आदमी दबाव में रहे और जो किसी के साथ जाति करता है उसको अंडर प्रेशर करके मुकदमों को जो है वापस ले लिया जाए। लेकिन मैं इस प्रकार की कार्रवाइयों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। जिस व्यक्ति ने भी मेरे साथ गलत किया होता है तो मैं हमेशा कोर्ट के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि जो भी न्याय कोर्ट करता है उस पर मैं भरोसा करता हूँ। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दिग्गज पार्टियों के नेताओं के ऊपर लगे तमाम आपराधिक मामले दर्ज तो हैं, लेकिन सिद्ध अभी नहीं हो पाए हैं। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये सभी आईपीसी वाले माननीय हैं जिन पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि अगला सीएम कौन होगा। हालांकि इसका फैसला हाईकमान को ही करना है, लेकिन कई नाम मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए रेस में आगे दौड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे का नाम अब होली के बाद ही फाइनल होगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि हाईकमान द्वारा अब तक प्रदेश में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, विधायकों की रायशुमारी के लिए
नहीं ली गई है, इसलिए होली के बाद ही विधायकों की रायशुमारी के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। आधिकारिक रूप से अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी ऑब्जर्वर की नियुक्ति यहाँ के लिए हुई है। जैसे ही कोई नियुक्ति होगी तो उसकी सूचना दी जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा में अभी भी भीतरघात का विवाद खत्म नहीं हुआ है। सल्ट विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए महेश जीना का कहना है कि अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में भीतरघात न हुआ होता तो वो कांग्रेस प्रत्याशी को 4000 वोट की बजाय 10,000 वोट से हराकर विधानसभा में आते। भीतरघात तो खैर हुआ है, नहीं तो मेरा ये 4000 प्लस वाला जो मार्जिन है, हो सकता है कि जो रंजीत रावत अपने धन बल से और शराब इत्यादि बांट के जो सोचते थे कि मैं शायद जीत जाऊंगा, जनता को भ्रमित कर लूंगा, वो शायद 10,000 का आंकड़ा पार करता। लेकिन फिर भी 4000 का आंकड़ा भी आप देखते हैं कि बहुत है। ऐसे समय में जब करोड़ों रुपए अपनी जो अवैध कमाई उन्होंने क्षेत्र में लगाई है, उन्होंने सोचा था कि मात्र 15 दिन लोगों को खुश करके 5 साल फिर दोबारा जो है अपने संपत्ति को बढ़ाने का कार्य करूंगा, वो संभव नहीं। बागेश्वर विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार चुनाव जीत कर आए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक चंदन रामदास ने मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत बताई है। चंदन रामदास का कहना है कि एससी कोटे से सबसे वरिष्ठ विधायकों में से वो एक हैं, इसलिए उन्हें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि मंत्री पद इस बार उनके बारे में भी विचार करेगा। वास्तव में अनुसूचित जाति के कोटे में सबसे वरिष्ठतम विधायक होने के नाते हमारा संगठन इस पर विचार करेगा और मेरा हक भी बनता है कि मैं लगातार 4 बार जीता हूँ। संगठन की मान मर्यादा को हमेशा बनाए रखा है। अनुशासित पार्टी की सिपाही होने के नाते हम लोगों ने हमेशा ऊपर का नेतृत्व का हमेशा सम्मान किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारी निष्ठा को देखते हुए अपना संगठन इस पर जरूर विचार करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लैंसडाउन विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत को सियार बताया। दिलीप सिंह रावत का कहना है कि कुछ लोग हरक सिंह रावत को टिहरी गढ़वाल कहते हैं, लेकिन लैंसडाउन की जनता ने इस बार उनकी बहू को हराकर हरक सिंह रावत को सियार साबित कर दिया है। ये कुछ तथाकथित लोगों ने कह दिया कि वो शेरे गढ़वाल हैं और मेरा ये कहना है कि वो रंगे हुए शेर थे और हमारी जनता ने उनके ऊपर पानी उड़ेल दिया और लोगों को पता चल गया कि ये सियार हैं। और जिस तरह से वो सातिर चाल चलते थे, अवसरवादी का जिस तरह से उन्होंने नमूना पेश किया, उससे तो यही साबित होता है। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने अपनी ही पार्टी पर हमला करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। रणजीत रावत ने हरीश रावत पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसे लेने के बाद भी कई लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जो अब अपने पैसे वापस लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। चाहूंगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे के इस्तीफे के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अब इस्तीफे की जब मांग करेगा तो वो बेझिझक इस्तीफा देने के लिए तैयार रहेंगे। हमारी हार हुई है और हमने उस हार की नैतिक जवाबदेही स्वीकार की है। जहाँ तक त्यागपत्र की बात है तो त्यागपत्र मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में हमारे हाईकमान का जो आशीर्वाद प्राप्त था, मैं समझता हूं कि उन्हें पूछे बिना, और मैंने पूछ भी लिया है, उन्हें पूछे बिना
मैं त्यागपत्र दे दूं, ये उनके उस विश्वास की तौहीन है। तो उनका वो विश्वास, उनके उस विश्वास की मैं तौहीन नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये बात वहाँ तक पूछ ली है और बहुत ही साफ मन से पूछी कि मुझे बिल्कुल लेस मात्र भी इसमें कोई पद को छोड़ने में कोई दुख नहीं है। लेकिन हमारे हाईकमान ने मुझसे ये उम्मीद की है कि आप ऐसा नहीं करेंगे और हमारे अगले जो उनका निर्णय होगा, जब भी उनका निर्णय होगा, तब तक आप बने रहेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुई धन सिंह रावत की वायरल वीडियो वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर धन सिंह रावत की छवि किसी से छुपी नहीं है। धन सिंह रावत के बयान से साफ जाहिर होता है कि वह किस संगति और किस विचार के व्यक्ति हैं। दरअसल श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी निर्वाचित विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें धन सिंह रावत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद एक पप्पू विदेश का टिकट लेने गया है और यहां का पप्पू बंबई का टिकट लेने की तैयारी में है। धन सिंह रावत जी क्या हैं, कैसे हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनमें कितनी ग्राह्यता है, कितनी गहराई है उनके विचारों में और उनमें कितनी गहराई है, वो आप भी उससे वाकिफ़ हैं। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो गहराई वाला कोई बयान देंगे, मैं समझता हूँ कि ये फजूल की बातें हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही बयान देता है, वो वैसे हैं वैसे ही बयान देते हैं। तो मैं तो उनके बयानों से बल्कि मैं क्या, भले वो चुनाव जीत गए हैं कुछ 100 वोटों से, लेकिन उनके बयानों को उस विधानसभा क्षेत्र के लोग भी इसी तरह हल्के में लेते हैं। तो उस पर मैं प्रतिक्रिया करूँ, उन्होंने जो कहा वो भविष्य बताएगा कि कौन कहाँ जाता है। ये देखिए, परमेश्वर जिसको जहाँ भेजेगा परमेश्वर भेजेगा। उन्होंने मुझे अपनी ताकत से बम्बई भेजने की बात कही है, उनमें वो ताकत नहीं है कि वो मुझे कहीं भेज सके। मुझे जहाँ भेजेगा परमेश्वर भेजेगा और उन्हें भी जो जहाँ भेजा है परमेश्वर ने भेजा है, जहाँ आगे भेजेगा वहाँ भी परमेश्वर भेजेगा। सितारगंज से दूसरी बार भाजपा से प्रचंड बहुमत से विजय हुए सौरभ बहुगुणा को कैबिनेट में शामिल करने की मांग तेज होती नजर आ रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सौरभ बहुगुणा को मंत्री बनाने की मांग की जा रही है। सौरभ बहुगुणा जी ने दोबारा सितारगंज से जीत हासिल की है। सितारगंज से लगातार मांग उठ रही है कि बहुगुणा जी को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि सौरभ बहुगुणा जी ने क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि सौरभ बहुगुणा जी को मंत्री बनाया जाए। सौरभ बहुगुणा जी के मंत्री बनने से क्षेत्र और प्रदेश में विकास कार्य होंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और मजबूत होगी। 2022 का विधानसभा चुनाव कई मायनों से यादगार रहेगा। कोरोना के साए में हुए इस विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की सवारी सोशल मीडिया पर सवार रही, तो वहीं दिग्गज अपनों के लिए बगावत पर उतर आए। बगावत का दौर प्रत्याशियों के ऐलान तक जारी रहा था और तुष्टीकरण का जिन भी बोतल से बाहर आया था। लेकिन हरिद्वार धर्म संसद की सियासी हवाओं ने पूरा रुख ही बदल दिया था। और किन मायनों में खास रहा 2022 का विधानसभा चुनाव, उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। 2022 का विधानसभा चुनाव कई इतिहास दर्ज कर गया तो कई मिथकों को तोड़कर नए मिथक भी जोड़ कर गया है। नेताओं की बदजुबानी से लेकर धार्मिक तुष्टीकरण के जिन के साथ हरिद्वार का धर्म संसद और धर्म संसद के बाद कई नेताओं की 2022 की बिसात से विदाई। अपनों के लिए अपनों ने ही बगावत के सुर बुलंद किए तो कई टिकट न मिलने से पार्टियों का साथ छोड़कर निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। वहीं अनुशासनहीनता के चलते कईयों की पार्टियों ने नैया भी डुबाई। सालों बाद कईयों की घर वापसी हुई तो कईयों के खेमों में भी बदलाव हुआ। चुनाव के आखिरी दौर में आया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, जिसने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। इससे कहीं न कहीं कांग्रेस को चुनाव में खामियाजा भी उठाना पड़ा है। लेकिन इन सियासी पेचों से भी बड़ी चुनौती रही राजनीतिक दलों के लिए कोरोना महामारी। कोरोना के बढ़ते मामले और चुनाव एक ही दौर में चलते रहे। ये वो घड़ी रही जब स्वास्थ्य भी जरूरी और विधानसभा चुनाव भी अहम, और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी जरूरी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए राजनेताओं की सवारी सोशल मीडिया के रथ पर रवाना हुई। सोशल मीडिया की चकाचौंध ने नेताओं की बदजुबानी के माहौल में भी बदलाव किया।
यादगार रहने वाला विधानसभा चुनाव अब इस लिहाज से भी इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा कि प्रदेश के कद्दावर नेता बगावती तेवर से पहचान बना चुके हरक सिंह रावत ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव से दूरी बनाई। हरक की ये दूरी पुत्र वधू को सियासी मैदान में लड़ाने के लिए रही, लेकिन कौन जानता था कि चुनावी रण अभी हरक की बहू के लिए तैयार ही नहीं है। इस बात का अंदाजा भाजपा को पहले से ही रहा होगा, तभी अपनी सीट न गंवाने के चलते भाजपा ने हरक को बाहर का रास्ता दिखाना ही बेहतर समझा। पार्टी से निकाले जाने का रास्ता सिर्फ हरक सिंह रावत ने ही नहीं देखा, बल्कि कईयों की भी पार्टियों से छुट्टी हो गई। इस बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने कई नेताओं के खेमे भी बदले। खेमे बदलने के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार धर्म संसद के साथ धार्मिक तुष्टीकरण का जिन भी बोतल से बाहर ही रहा। जिन बोतल से बाहर ही निकला कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने सियासी माहौल को और ज्यादा गरमाया। खैर 2022 के विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों के किले रहे तो कई की सियासी विरासत पर आंच आई है। हर लिहाज से 2022 का विधानसभा चुनाव यादगार रहा। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। व्यवसायी और पुरोहित समाज को उम्मीद है कि इस बार कोरोना के बाद ये यात्रा काफी अच्छी रहेगी। हालांकि ट्रेवल्स एजेंसी और टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण चारधाम यात्रा महंगी होने के संकेत दिए हैं। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने बताया कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, उससे अन्य देशों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी आगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं, जिससे इस बार यात्रा का किराया बढ़ सकता है। इस बार चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में काफी यात्रियों का काफी रुख है और काफी बुकिंग आने लगी ट्रेवल एजेंटों पे। हमारे चाहे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून में सभी ट्रेवल एजेंटों पे काफी यात्रा की बुकिंग आने लगी है। करीब 20% के करीब इसमें इस बार यात्री किराया बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तेल काफी महंगे होने की संभावना और होने भी लग गया है। तो ये देश विदेश जो विदेशों में जो अभी युद्ध हो रहा है, इसके कारण काफी तेजी तेल में हो सकती है, इसलिए 20% तक जो है यात्रा किराया बढ़ जाए। देहरादून नगर निगम प्रशासन द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के बेहतर रैंकिंग के लिए टीम लगातार अभियान जारी किए हुए है, लेकिन पिछले 3 दिनों से जनता का फीडबैक लेने वाली साइट बंद होने के कारण नगर निगम को जनता का फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। फीडबैक देने का समय 28 मार्च निर्धारित किया गया है। जनता से जो फीडबैक वाला जो हमारा है, जो इसकी लास्ट डेट 28 मार्च तक है, जिसमें फीडिंग होनी है, तो वो अभी तक लगभग 6500 से ऊपर हमारे पास फीडबैक इकट्ठा हो चुका है और वो पोर्टल पे भी विजिबल है वो डाटा। इसके अतिरिक्त जो है पिछले 2-3 दिन से जो है पोर्टल जो है काफ़ी स्लो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। तो उसकी वजह से अभी हमारा पिछले 2 दिन से काफ़ी कम जो है फीडबैक जो है जनता से मिला है। देहरादून के डालनवाला में भूमाफियाओं द्वारा नगर निगम की करोड़ों की जमीन सहित शहर भर के कई जमीनों पर गड़बड़ घोटाला किया गया है, जिसके खिलाफ आज कई पार्षदों ने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर निगम की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो पार्षद उग्र आंदोलन करेंगे। सांकेतिक धरना दिया गया पार्षदों द्वारा। जो नगर निगम क्षेत्र में जमीनें हैं, जो अधिकारियों की मिलीभगत से जमीनें और बिल्डरों की मिलीभगत से जो जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उनके खिलाफ आज पार्षदों ने और जनता ने आप धरना प्रदर्शन किया है। सांकेतिक धरना है और अगर ये होली तक मामला नहीं सुलझा तो होली के बाद ये प्रदर्शन उग्र होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन जारी। हाईकमान के बुलावे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक दिल्ली तलब। बैठक में तमाम दिग्गजों के साथ होंगे शामिल। उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री होगी द कश्मीर फाइल फिल्म्स। कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी ने दिए मुख्य सचिव को निर्देश।
नवनिर्वाचित विधायक चंदन रामदास ने मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी बताई मजबूत। कहा, एससी कोटे को मिलेगी प्राथमिकता, संगठन पर जताया विश्वास। और एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बीजेपी कांग्रेस समेत निर्दलीय विधायकों पर कई आपराधिक मामले। खास रिपोर्ट में देखिए पूरा माजरा।